नमस्ते एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू नया रास्ता चैप्टर नंबर 12 अध्याय 12। तो लास्ट चैप्टर 11 चैप्टर में हम कहाँ थे? यस, 11 चैप्टर में हम थे मीनू के साथ उसके घर पे, क्योंकि उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था और इसलिए उनकी तबीयत खराब होने के कारण मीनू अपनी पढ़ाई का नुकसान कर अपने माता पिता से मिलने आई थी। अब पिताजी की तबीयत अच्छी हो गई है, सुधर रही है और मीनू अब पहुंच गई है वापस से अपने सपने को पूरा करने के लिए। कहाँ? तो अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस से अपने हॉस्टल पहुंच चुकी है। तो इस चैप्टर नंबर 12 में हम लोग आते हैं, कहाँ आते हैं? मायाराम जी के घर पे। मायाराम जी, यस, अमित के पिता का नाम है मायाराम जी। अमित कौन है? हमारी नया रास्ता इस कहानी का नायक। मायाराम जी के घर का क्या दृश्य है, आइए देखते हैं। मायाराम जी के घर में शादी की तैयारियां, किसकी शादी? अमित की शादी। किसके साथ हो रही थी? याद कीजिए, उसकी शादी हो रही थी सरिता के साथ। शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी, बड़े अच्छे से उसकी शादी की प्रिपरेशंस हो रही थी। अमित की शादी होने में सिर्फ 1 महीने ही तो रह गया था। तो अमित की जो शादी हो रही थी, अब उसके लिए सिर्फ लास्ट 1 मंथ रह गया था। तो मायाराम जी कौन है? अमित के पिता। अमित के घर शादी की धूमधाम से तैयारी चल रही है और 1 मंथ, ओनली 1 मंथ बाकी है शादी में। इसलिए शादी में क्या क्या तैयारियां हो रही है? नंबर 1, जेवर, ज्वेलरी, कपड़ा, क्लोथ, सब कुछ अभी ही बनवाना था मतलब नए लाने थे। कितने कार्ड छपवाए जाएंगे? वेडिंग कार्ड्स। किन किन को बुलाना होगा? लिस्ट गेस्ट की। जिन्हें बुलाया जाएगा उन सबको क्या क्या देना होगा? गिफ्ट में हम क्या क्या देंगे जो हमारे घर गेस्ट आएंगे उन्हें? सभी बातें निश्चित की जा रही थी। बातें कौन डिसाइड कर रहा था? मायाराम जी अपनी पत्नी से विवाह के प्रत्येक कार्य में सलाह ले रहे थे। प्रत्येक मतलब इन एवरी, जो छोटी सी छोटी बात हो रही थी उसमें वह अपनी पत्नी से एडवाइस ले रहे थे मायाराम जी। मायाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा, अमित की माँ, यह बताओ, शादी के बाद प्रीति भोज करना है कि नहीं? किसने कहा? मायाराम जी ने। व्हाट इज प्रीति भोज? प्रीति भोज जो डिनर पार्टी होती है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं रिसेप्शन। तो वो जब कब दिया जाता है? शादी होने के बाद। और एक्चुअली हम शादी में रीति रिवाजों के अनुसार शादी के बाद नहीं, शादी के वक्त ही खाना दिया जाता है, दावत होती है। बट अब नए रिवाजों के, नए तौर तरीकों के हिसाब से एक रिसेप्शन, एक अब ऐसा हो गया है, लोगों में हमारी नाक न कट जाए इस कारण से प्रीति भोज भी करने लगे हैं लोग। व्हाट इज प्रीति भोज? शादी के बाद दी जाने वाली दावत। उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, वैसे हमारे यहाँ शादी के बाद तो दावत होती नहीं है। शादी के बाद डिनर पार्टी, दैट रिसेप्शन नहीं होता है। पहले ही मढ़े पर सब बिरादरी वालों और जान पहचान वालों को खाना खिला देते हैं। शादी के बाद दावत क्यों नहीं होती है? क्योंकि रीति रिवाजों के अनुसार मढ़े मतलब मंडप, जहाँ शादी होती है, मंडप, मंडप के वक्त ही कम्युनिटी वालों और जो जान पहचान की रिलेटिव्स है उन्हें खाना खिला दिया जाता है। परंतु तुम यह तो सोचो कि आजकल शादी के बाद ही दावत दी जाती है। यदि हम लोग प्रीतिभोज नहीं देंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? फिर बड़े घर की लड़की आ रही है, बड़े घर की लड़की, पैसे वाले घर की लड़की कौन आ रही है? सरिता। दावत नहीं देंगे तो सब लोग बातें बनाएंगे। तो अगर अब एक हो गया है कि सब लोग रिसेप्शंस रखते हैं, अगर हमने शादी के बाद की दावत नहीं दी तो सब लोग हमारी बातें बनाएंगे। बातें बनाएंगे मतलब एक कि इन्होंने नहीं दी, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली है बट कहीं ना कहीं इज्जत कम होने का डर रहता है। तो ठीक है, दावत बाद में ही हो जाएगी और आप अमित से भी सलाह कर ले, वह क्या चाहता है? उसकी पत्नी ने कहा, नॉट उसकी, उनकी पत्नी ने कहा, उनकी मायाराम जी की पत्नी ने कहा कि आप अमित से भी पूछ लो। अमित अमित तो शादी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है, बस इतना ही कह देता है कि जैसा आप उचित समझे वैसा ही कर ले, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं इस बारे में। इस लाइन से समझ में आता है कि अमित शादी में इंटरेस्ट नहीं लेता है।
ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है उसके प्रिपरेशंस में, शादी की तैयारियों में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अमित कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि सरिता उसके लिए उपयुक्त लड़की नहीं है, वह घर के काम कुशलता से नहीं करेगी, उसे अपने माँ बाप की सेवा करे ऐसी लड़की भी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं अमित इस शादी से खुश नहीं था। तो दावत शादी के अगले दिन ही हो जाएगी, पर यह तो बताओ कि बहू के लिए जेवर कपड़ा क्या क्या खरीदना है। तो बहू के लिए मतलब अमित की होने वाली वाइफ के लिए, यहाँ बहू का मतलब है अमित के होने वाली वाइफ के लिए, उसकी पत्नी के लिए अमित की, कि जेवर, ज्वेलरी एंड क्लोथ्स, क्या क्या जेवर और कपड़ा, इधर बिंदी आती है, जेवर नहीं है, जेवर और कपड़ा क्या क्या खरीद रहे हैं। देखो अमित की माँ, ये किसने कहा था? मायाराम जी की पत्नी ने। और अब मायाराम जी उसका जवाब दे रहे हैं। देखो अमित की माँ, मायाराम जी ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, 2 सेट और 4 कंगन सोने के चढ़ा देंगे। व्हाट इज चढ़ा देंगे मतलब क्या होता है? तो लड़के वालों की तरफ से होने वाली बहू को, होने वाली डॉटर इन लॉ को, ये मतलब अमित की वाइफ को जो भी सोना दिया जाएगा या जो कपड़े दिए जाते हैं उन्हें कहते हैं कि चढ़ावा। दैट इज उतना हम लोग उसे एज अ, हम लोग जैसे बोलते हैं गिफ्ट में लड़के वालों की तरफ से क्या आया, तो वो लोग बोल रहे हैं हम लोग 2 सेट, 2 सेट एंड 4 कंगन सोने के चढ़ा देंगे। कंगन, बैंगल्स, ब्रेसलेट, जो भी बोलो। उनकी पत्नी को इतना जेवर कम सा लगा। उनकी पत्नी को इतना जेवर कम क्यों लगा? क्योंकि वो बोल पड़ी, बस इतने ही गहने चढ़ाओगे? बस इतना ही हमारी तरफ से गोल्ड जाएगा? एक अकेला ही तो बेटा है, सिंग ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड कैसे मतलब? एक ही लड़का, बेटा एक है, सन, ओके। ऐसे तो उनके 2 बच्चे हैं, बट एक बेटा है और एक बेटी है। इकलौती बहू के लिए इतना जेवर कम है। हमारे समय में 1-1, 2-2 किलो सोना चढ़ाया जाता था। 1-1, 2-2 kgs, ओके। और ये जो बात कर रहे हैं तुम कुछ ग्राम्स की बात कर रहे हो। तभी मायाराम जी गुस्से में बोल पड़े। मायाराम जी गुस्से में क्यों हो गए? आंसर, 1 किलो सोना चढ़ाने की बात करती हो? 1 किलो सोने के जेवर पता है कितने रुपयों के आएंगे? कम से कम 2.5 लाख, मतलब 2.5 lakhs। कहाँ से आएगा इतना पैसा? मायाराम जी बहुत हिसाब से चल रहे हैं, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? तो वो उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित गुस्सा हो जाते हैं। दिस इज द रीजन कि मायाराम जी को गुस्सा क्यों आया। मैं साथ साथ क्वेश्चंस भी बोल रही हूँ ताकि आप लोग को कहीं ना कहीं आंसर लिखने में थोड़ा इजी हो। उनकी पत्नी 2.5 लाख रुपए का नाम सुनकर चौंकी और बोली, चौंकी, शॉक्ड हो गई। कितनी महंगाई बढ़ गई है आजकल। बताओ, पैसे की कोई कमी तो रही नहीं गई है, मतलब पैसों का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद बोली, थोड़ा सोचा, एंड शी सेड, अच्छा, तुम एक काम करो, जितना तुम खरीद सकते हो उतना खरीद लो, कुछ सोना मैं अपने पास का दे दूंगी, उससे सरिता के लिए नए फैशन के जेवर बनवा देंगे। सरिता कौन है? अमित की होने वाली पत्नी, मतलब जिसके साथ उसकी शादी फिक्स हुई है, ओके। क्या सुझाव दिया मायाराम जी की पत्नी ने? क्या सुझाव दिया? हियर इज द आंसर। उसने सुझाव दिया कि आप जितना कर सकते हो उतना खरीद लो, बाकी का मैं अपना गोल्ड ज्वेलरी जो भी है मेरे पास, जो सोना है, दैट हम लोग उसको दे के हम लोग नए फैशन की, न्यू डिजाइन्स की ज्वेलरी बनवा लेंगे, ओके। तुम अपना सोना दोगी चढ़ाने के लिए? नहीं नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए रखो अपना सोना। मायाराम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। क्या समझाया? कि तुम्हें अपना सोना, अपना जो गोल्ड है वो अपने पास रखना चाहिए। क्यों? बुढ़ापे के लिए, ओल्ड एज, आने वाले दिनों के लिए। तुम बड़ी नासमझ हो, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हो। अमित की माँ, मतलब तुम बड़ी नासमझ हो अमित की माँ। बुढ़ापे में यदि अपने पास कुछ होता है तो सेवा भी अच्छी हो जाती है। कम से कम बच्चों को जेवर पैसों का लालच तो हो ही जाता है। किस संदर्भ, इन वाक्यों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग? से मीनिंग इज कि हमारे पास अगर जेवर और पैसा, ज्वेलरी, गोल्ड एंड कुछ मनी अगर रहता है, तो जब बुढ़ापे में बच्चे अगर अच्छे ना भी हो
अच्छे का मतलब माँ बाप का ध्यान न भी रखते हो, पेरेंट्स का ध्यान, तो भी कहीं ना कहीं पैसा मिलेगा, इतना जेवर मिलेगा, उस लालच में, ग्रीड, उस लालच में वो लोग सेवा कर ही देते हैं। तो ऑन अ सेफर साइड हमें अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। वेरी प्रैक्टिकल थिंकिंग माया राम जी की। बड़े विश्वास के साथ उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, मेरा बेटा अमित ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? ऐसा नहीं है कि जो अपने माँ बाप का ध्यान न रखे, बहुत ध्यान रखता है वह मेरा। देखना वह मेरे बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। तुम अपने बेटे के बारे में जानती हो, परंतु आने वाली बहू के बारे में नहीं। यदि बहू तेज हुई तो बेटा क्या करेगा? तेज का मतलब कौन कहता है? माया राम जी कह रहे। क्यों कह रहे तेज? मतलब बेटा अगर अच्छा है पर बेटी बहुत तेज, मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, आई वोंट से स्मार्ट, ओवर स्मार्ट रही, तो अगर उसने हमें अच्छी बहू ना हो निकली, तो तब क्या करेगा? तब बेटे की भी शायद न चले। तो मायाराम जी की बात उनकी पत्नी की कुछ कुछ समझ में आई। तो ये लाइंस आरटीसी की लाइंस में आती है। कौन सी बातें समझ में आई? तो हमने जो अभी डिस्कस किया, दैट विल बी योर आंसर। और वह बोली, हाँ यह बात तो सही है, ठीक है, जितना जेवर तुम खरीद सकते हो उतना ही चढ़ा देंगे। तो अब डिसाइड हुआ कि हम एक्स्ट्रा गोल्ड हमारी तरफ से नहीं ऐड करेंगे, वॉट एवर वी कैन अफोर्ड, तो जितना खरीद सकते हैं उतना ही हम लोग गिफ्ट करेंगे, चढ़ा देना। किसे? मायाराम जी की बेटी को, सरिता को। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बड़े घर की लड़की है। बड़े घर की लड़की का मतलब पैसे वाले घर की लड़की है, धनवान घर की बेटी है। थोड़ा ज्यादा जेवर ही खरीद लेना, कम जेवर चढ़ाएंगे तो हमारी नाक नहीं कटेगी। नाक कटना, नाक कटना एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अगर हमने कम जेवर चढ़ाया तो समाज में हमारा नाम नहीं रहेगा, क्योंकि बड़े घर की, धनवान की बेटी है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बड़े घर की बेटी है तो एटलीस्ट उसके अनुरूप हमको चढ़ाना होता है। दिस इज मतलब नॉर्म हो गया है। पैसे वाले के वहां हम जाते हैं तो गिफ्ट, अगर बर्थडे गिफ्ट, शादी गिफ्ट भी हो, तो जरा हमें, भले हम अफोर्ड करें कि ना करें, हमें थोड़ा गिफ्ट अच्छा ले जाना रहता है। नहीं तो सामने वाला पैसे वाला है तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? हमारी इज्जत रखनी रहती है। तो दिस टू मेक इट वेरी क्लियर, हमारी नाक नहीं कटेगी। तो नाक कटना मतलब कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाना। और बड़े घर की लड़की, पैसे वाले की बेटी, आरटीसी में पूछा जाता है। नाक, नाक किस बात में कटेगी? जितना पैसा अपने पास होगा उतना ही जेवर चढ़ाएंगे। बहुत प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, जितना पैसा है हम उतना ही चढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा यह बताओ कि साड़ियां कितनी खरीदनी है? साड़ियां मतलब सोना तो डिसाइड हो गया, जितना खरीदना है उतना चढ़ाएंगे। साड़ियां 11 साड़ियां चढ़ा देंगे बहू को, ये डिसाइड किया था मायाराम जी ने। बस 11 साड़ियां ही? कम से कम 21, 21 तो होनी ही चाहिए। साड़ियां तो चढ़ानी ही चाहिए। तुम अपनी बदनामी कराओगे क्या? तुम, मतलब बदनामी, मतलब हमको कहीं ना कहीं समाज में लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा काम मत करो। इतने बड़े घर में बेटे का रिश्ता किया है, बड़े घर की लड़की को चढ़ाना तो अच्छा ही पड़ेगा। धनीमल जी भी तो 5 लाख रुपया लगा रहे हैं। 5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। और वही देख के तो कहीं ना कहीं लालच आ गई थी, किसे? माया राम जी की पत्नी को। 5 लाख में तो अच्छे से अच्छा सामान देंगे, तो हमें एटलीस्ट सोना नहीं तो साड़ियां तो एटलीस्ट 21 देनी चाहिए, ऐसा मानना है मायाराम जी की पत्नी का। मायाराम जी कुछ उत्तेजित से हो गए, उत्तेजित, थोड़े गुस्से में हो गए, क्रोध में हो गए। वे चाहे कुछ भी दे, हमने उनसे कुछ कहा नहीं है, न ही हमने उनसे कुछ मांगा है। क्यों? क्योंकि मायाराम जी तो कहीं ना कहीं दहेज विरोधी थे, पर अपनी पत्नी के दबाव में आकर वो पैसे लेके शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। ये आंसर हमें यहाँ लिखना है कि वो क्यों उत्तेजित हो गए। उन्होंने स्वयं इतना पैसा शादी में लगाने के लिए कहा है। और जहां तक हमारी ओर से शादी में चढ़ाने की बात है, हमारे पास जितना होगा उतना ही जेवर कपड़ा चढ़ाएंगे। तो हमारे पास जितना है हम उतना ही देंगे, हमने नहीं कहा था कि भैया अब ज्यादा चढ़ाओ। माया राम जी बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। मायाराम जी के उत्तेजित होकर बोलने से अमित और उनकी छोटी बहन मधु,
अमित और उसकी छोटी बहन, अमित मतलब दोनों भाई बहन कमरे से बाहर आ गए क्योंकि मायाराम जी बहुत गुस्से में थे। उन्हें लगा ना जाने किस बात पर उनके पिताजी इतने उत्तेजित, क्रोधित हो रहे, गुस्सा हो रहे, एंग्री है। अमित की माँ उठकर बाहर चली गई। अमित की माँ वहां से चली गई। मायाराम जी ने अमित और मधु को अपने पास बिठाया और उनसे कार्ड छपवाने के लिए सलाह लेने लगे। कार्ड छपवाना, वेडिंग कार्ड के लिए बातें करने लगे। अमित तो मधु का इकलौता भाई था, एक ही भाई था। मधु वेरी एक्साइटेड फॉर ब्रदर्स वेडिंग। मधु चाहती थी कि वह अपने भाई की शादी में अपनी सभी सहेलियों को बुलाए, सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करे। इसलिए उछलते हुए एक्साइटेडली, हैप्पीली वो बोली, भैया 30 कार्ड तो मुझे भी चाहिए क्योंकि मैं अपनी सब सहेलियों को आमंत्रित करूंगी। आमंत्रित करना, इनविटेशन देना। कितने कार्ड चाहिए थे? 30। अभी उन तीनों की बात चल रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मधु दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसे इंतजार था पोस्टमैन का। मधु को किसका इंतजार था? वह जब दरवाजा खोलने के लिए गई तो उसने सोचा कि शायद आज उसकी सखी रेखा का पत्र आया होगा। मधु रेखा का कोई कैरेक्टर का खाली नाम है, को न डायलॉग्स, कुछ नहीं, सिर्फ मधु की सहेली का नाम रेखा है। उसका लेटर आने वाला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजे पर धनीमल जी खड़े थे। धनीमल जी, धनी धनी से मतलब पैसे वाले। किसके पिता? सरिता के पिता। मधु ने उनका अभिवादन किया, वेलकम किया, नमस्ते किया और अंदर बुलाकर बैठने को कहा। दरवाजा किसने खोला? मधु ने खोला। आया कौन? धनीमल, धनीमल जी। एंड किसका इंतजार था? पोस्टमैन का। क्यों? क्योंकि वह रेखा का पत्र लेके आने वाले थे। धनीमल जी की आवाज सुनकर मायाराम जी भी बाहर आ गए। वे दोनों सोफे पर बैठ के बातें करने लगे। धनीमल जी ने कहा, भाई साहब, शादी में सिर्फ 1 महीना रह गया है। मैंने सोचा कुछ लेन देन के बारे में बात कराऊं। व्हाट इज लेन देन? जो डॉरी वो देने वाले थे 5 लाख रुपीज, उसके बारे में हम कुछ बात कराए। उत्तर में मायाराम जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। देखिए भाई साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शादी में हम 5 लाख लगाने की सोच रहे। अब आप ही बताइए कि यह पैसा कैसे खर्च करना चाहते हैं। धनीमल जी क्यों आए थे? उसके आने के पीछे क्या उद्देश्य था? वे 5 लाख रुपए के बारे में बात करने आए थे कि शादी में 5 लाख, जो 5 लाख रुपीज है, वो किस तरह से स्पेंड किए जाए, कैसे खर्चा किए जाए। मतलब 5 लाख रुपीज की क्या क्या चीजें उन्हें चाहिए, ये सब डिस्कस करने के लिए वे आए थे। जैसा आप उचित समझे वैसे ही खर्च कर दे। कौन बोल रहा है? मायाराम जी। वैसे भगवान की दया से हमारे पास एक रहने योग्य मकान भी है और घर में हर तरह की सुख सुविधा भी है और सामान भी है। इन शॉर्ट, हमारे पास एक घर और ऑल अदर फैसिलिटीज जो रहनी चाहिए वो सब कुछ है। कौन बोल रहा है? मायाराम जी बोल रहे हैं। तो धनीमल जी ने बड़े ही अंदाज में कहा, भाई साहब यह बात तो आपकी सही है, पर मैं ये सोच रहा था कि 3 लाख का तो एक फ्लैट में सरिता के नाम कर दूं। धनीमल जी पहले से ही सोच के आए थे कि 3 लाख रुपीज का एक अलग से फ्लैट वे सरिता को पहले से देने वाले हैं। ऑलरेडी डिसाइडेड धनीमल जी की तरफ से। फ्लैट का नाम सुनकर मायाराम जी चौंके और बोले, फ्लैट? चौंके, सरप्राइज, शॉक्ड। फ्लैट का क्या करना है? अच्छा खासा मकान है हमारा, कमरे भी कई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर भाई साहब, आजकल के बच्चे तो अलग ही अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं। व्हाट गृहस्थी? मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर फैमिली। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि सरिता जॉइंट फैमिली में नहीं रहेगी। वो और उसका पति अमित, मतलब सरिता और अमित अपनी दुनिया अलग बसाएंगे, मतलब दे विल लिव सेपरेटली। यह बात सुनकर मायाराम जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। वे गुस्से में बोले, तो क्या आप यह दिन चाहते हैं कि अमित आपके फ्लैट में जाकर अपनी गृहस्थी बसाएगा? क्या हमने इसी दिन के लिए उसे पालकर बड़ा किया है? मतलब हम अपने बेटे को अपने से अलग नहीं करेंगे। शादी करके उसे पैसे के लिए हम शादी करवा दे, पैसों के लिए, और उसे अलग घर दे दे, इसलिए तो हमने उसे बड़ा नहीं किया। और कह के मायाराम जी को क्रोध आ गया। क्यों क्रोध आ गया? फ्लैट की अलग गृहस्थी की बात सुनकर।
आप तो नाराज हो गए। धनीमल जी ने कुछ संभल कर कहा, बात ऐसी है, मैंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को भी एक एक फ्लैट शादी में दिया था। इससे उन्हें शादी के बाद गृहस्थी बसाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मैं चाह रहा था कि सरिता को भी एक फ्लैट दे दूं। तो यहाँ पे देख रहे धनीमल जी बहुत पैसे वाले हैं, अपनी बात बहुत ही मीठी तरीके से कह रहे हैं कि भाई हमने तो एक फ्लैट देना नक्की कर लिया है। अपनी दोनों बड़ी बेटियां, धनीमल की कितनी बेटियां हैं? धनीमल जी की 3 बेटियां हैं, सरिता सबसे छोटी है। तो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वह अपनी गृहस्थी, दैट इज अपनी फैमिली अलग से बसाएंगे, अलग से रहेंगे वो लोग। मतलब जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे। फ्लैट की बात सुनकर मायाराम जी के दिल में जा चुभी। दिल में जा चुभना, हर्ट करना, पीड़ा होना, बुरा लगना। उन्हें आभास से रियलाइज होने लगा कि यह सब धनीमल जी की चाल है। और चाल मतलब प्री प्लान्ड है ये सब। वे शादी के बाद अमित को हमसे अलग करा देंगे। मतलब अमित भी ऑब्वियसली माँ बाप के साथ नहीं रहेगा। यह बात ध्यान में रखते हुए मायाराम जी ने उनसे पूछा, क्या सरिता हमारे साथ रहना पसंद करेगी? अब मायाराम जी ने भी अलग से पूछ ही लिया। धनीमल जी ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ हाँ क्या नहीं, पर आप तो जानते हैं कि सरिता ने कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया है। मत पर शादी के बाद थोड़ा बहुत काम तो सभी को करना होता है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मायाराम जी। और सरी वो भी मीठा मीठा धनीमल बोल रहे कि साथ तो रहेगी, पर आपको तो पता है कि वो तो अपने हाथ से पानी तक लेके नहीं पीती, इन शॉर्ट कुछ काम नहीं करती है। आगे देखते हैं। हाँ सो तो है, परंतु सरिता छोटी बेटी होने के कारण बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में पली है, धनीमल जी बोले। धनीमल जी ने क्या सफाई दी उनकी बेटी के बारे में? क्या कहा कि वो तो बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में पड़ी है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे छोटी बेटी है। नंबर 3 पॉइंट कि उसने तो अपने हाथ से कभी एक गिलास पानी तक लेके नहीं पिया। इन शॉर्ट वह काम नहीं करती है या नहीं करेगी। 5th नंबर, इसलिए वो उसे एक फ्लैट देना चाहते हैं, उसे सारी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं ताकि वो अलग से आराम से रहे। मायाराम जी की कुछ उत्तेजित हो उठे और बोले, कम लाड़ प्यार में तो हमारा अमित बेटा भी नहीं पला है। अमित हमारा इकलौता बेटा है, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है हमने। अब मायाराम जी को गुस्सा आ गया और बोला कि हम भी तो ऐसे वैसे लोग नहीं है, हम भी तो अपने बेटे के लिए हर सुख सुविधा से हमने तो रखा है। धनीमल जी ने बात पलटते हुए कहा। धनीमल जी बहुत ही शातिर इंसान है। प्यार से उन्होंने बात भी पलट दी और संभाल भी ली। कैसे? भाई साहब, आप ये रुपये किस तरह से खर्च करना चाहते हैं? बात पलट दी। रुपये? ईश्वर की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। पिछले साल ही तो अमित को फैक्ट्री लगवाई है। बस हमें एक सुशील बहू चाहिए जो घर में सबके साथ प्रेम से रह सके। अब मायाराम जी अपनी बात बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि हमें तो पैसों की कोई कमी नहीं है, अमित के पास ऑलरेडी एक फैक्ट्री लगवा दी है। हमें ऐसी बहू चाहिए सुशील। सुशील मतलब जिसमें सारे गुण हो, गुड नेचर्ड, अच्छे स्वभाव की, जो सबके साथ प्रेम से रहे। तो मायाराम जी ने फिर से बात संभाल ली। लगता है भाई साहब आप मेरी बात से नाराज हो गए। मैंने किसी बुरे विचार से कोई बात नहीं की है। ठीक है, इस समय तो मैं चलता हूँ। आप विचार कर लीजिए कि इतना रुपया किस तरह से खर्च करना है। मैं कल आकर आपसे पूछ लूंगा। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि मुझे 3 लाख का एक फ्लैट तो देना ही है। बाकी 2 लाख कैसे खर्च करना है वो आप सोच ले। माया यहाँ पे मायाराम जी कह रहे हैं कि अब मैं तो चलता हूँ, आप सोच लीजिए आपको कैसे क्या करना है। अपनी बात रख दी और वो चल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि आउट ऑफ 5 लाख 3 लाख का हम फ्लैट देंगे और 2 लाख अब आप जैसा चाहो वैसा खर्च कर सकते हैं। यह कहकर धनीमल जी सोफे से उठकर खड़े हुए और अपनी कार की ओर चल दीजिए। तो धनीमल जी, यहाँ पे ये बात किसने कही थी मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा, पर ये बात कही है धनीमल जी ने। ओके, धनीमल जी ने कहा कि आप 3 लाख रुपए आप फ्लैट के नक्की है, 2 लाख आप कैसे खर्च करें वो देख लीजिए। ओके, आई गॉट कंफ्यूज, आई थिंक सो, आई विल रीचेक कि मैंने क्या कहा था।
यह कहकर धनीमल जी सोफे से उठकर खड़े हुए और अपनी कार की ओर चल दिए। धनीमल जी से याद रखिए, धनी मतलब पैसे वाले, सरिता के पिता। धनीमल जी अपनी कार की ओर चल दिए। धनीमल जी की बातों ने मायाराम जी के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उनका सिर चकरा गया। इस समय वे ऐसे दो राहे पर खड़े थे। दो राह मतलब जहां से दो रास्ते हो, टू ऑप्शंस है कि व्हाट दे शुड डू, कि उनको सरिता को अपने घर की बहू बनाना चाहिए, अमित से शादी करवाना चाहिए, या सेकंड ऑप्शन उन्हें ये शादी कैंसिल कर देनी चाहिए, उन्हें ये शादी नकार देना चाहिए, ये शादी तोड़ देना चाहिए। तो धनी राम जी के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ा। कैसा प्रभाव? इल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि उन्हें ये सब बात समझ में आ गई कि मायाराम जी की धनीमल जी की बातों के कारण हमें अपना बेटा अमित और उसकी पत्नी, हमें अलग रहेंगे वो लोग। ये बात सुनकर अब उन्हें बहुत बुरा लग रहा है और वे सोच रहे कि अब हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। मायाराम जी की पत्नी उन्हें परेशान देखकर समझ गई कि धनीमल जी कोई ऐसी बात कह गए जिसके कारण उनके पति इतनी परेशानी में पड़े हैं। धनीमल जी की कही एक एक बात मायाराम जी के मस्तिष्क में घूमने लगी। वो सोच रहे थे, तभी उनकी पत्नी उनके पास आकर बैठ गई। किसकी पत्नी? मायाराम जी की पत्नी। और उनकी परेशानी का कारण पूछने लगी। उन्होंने उदास स्वर में बताया, धनीमल जी 3 लाख का एक फ्लैट अपनी बेटी को देना चाहते हैं। कह रहे थे कि आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही गृहस्थी बताना चाहते। कौन किससे कह रहा है? धनीमल जी अपनी मायाराम जी अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि धनीमल जी कौन है? सरिता के पिता। वे अपनी बेटी को एक फ्लैट देंगे जिससे अमित और सरिता अलग रहेंगे शादी के बाद। यह बात सुनकर उनकी पत्नी भी, अमित की माँ भी उत्तेजित हो गई और गुस्से में बोली, यह सब बात करने की हिम्मत कैसी हुई उनकी? क्या वह हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाहते हैं? उनके स्वयं कोई बेटा नहीं है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सरिता के पिता धनीमल जी को सिर्फ 3 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। इसलिए वह कह रहे हैं कि बेटे से अलग होने का क्या दुख होता है। क्या ये बात उन्हें कैसे पता? अपने माता पिता को उत्तेजित स्वर में बोलते सुनकर अमित ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। अमित को देखकर मायाराम जी, अमित के पिता, ने कहा, बेटे अमित, सुना तुमने? धनीमल जी अपनी बेटी के नाम एक फ्लैट दे रहे हैं। वे कहते हैं कि आजकल के बच्चे अलग रहकर गृहस्थी बसाना चाहते हैं। मतलब अब ये बात माता पिता अपने बेटे को बता रहे हैं, अमित को। आपने क्या जवाब दिया उनकी इस बात का? अमित ने क्रोध भरे स्वर में कहा। अमित को भी गुस्सा आ गया ये सुनकर। ही जवाब? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह चाहते ही कि मैं अपने बेटे को उनके व उनकी बेटी के हाथों बेच दूं। अपना बेटे को मतलब? कौन कह रहा है ये बात? मायाराम जी कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे अमित को उनके और उनकी पत्नी सरिता के हाथों बेच दूं। मतलब जैसा वो कहे वैसा हम कहें। अगर हम पैसा ले लेते हैं तो अब अपने मन की बात बता रहे हैं। अमित के पिता अमित को अपने मन की बात बता रहे हैं कि वे तुम्हें हमसे अलग करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब वे इस शादी से खुश नहीं थे। यह कहते कहते मायाराम जी कुछ अधिक उत्तेजित हो गए। बेटा अमित, अब इस बात का फैसला तुम्हारे हाथ में है। जैसा तुम उचित समझो वैसा करो। अब कुछ नहीं बिगड़ा। यह कहकर मायाराम जी कमरे से बाहर चले गए। तो इन शॉर्ट मायाराम जी अब सारा डिसीजन किस पे दे दिया? अमित के हाथों में, कि जैसा तुम चाहो, आइदर यू से यस तो हम शादी करेंगे तुम्हारी सरिता के साथ, अगर तुम ना कह चाहो तो हम मना कर देंगे। अमित के हृदय में तूफान उठ रहा था। तूफान मतलब अब बहुत ज्यादा सोच रहा था वो। एक ऐसा तूफान जिसकी कोई ऊंचाई उसे नजर नहीं आ रही थी। वह बालकनी में इधर से उधर घूमता रहा। उसके हृदय में, उसके मन में, उसके दिमाग में, एक्चुअली हृदय मतलब दिल में, हार्ट में अनेक विचार घुमड़ने लगे। आज उसे अधिकार था, उसे आज उस राइट्स थे अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के। अब तक तो उसकी चल नहीं रही थी, बट आज सिचुएशन अलग हो गई थी। आज उसके हाथ में बात थी। वो स्वयं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का राइट आज उसको मिला था। इतना बड़ा फैसला आज उसे स्वयं करना था। क्या फैसला? इन शॉर्ट, उसे सरिता से शादी करनी चाहिए थी या नहीं। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है।
Do subscribe the channel, like, share, and do comment. Bye bye. Happy reading. Bye.